चलिए सर जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। फटाफट अपने पास टारगेट है कि 2 दिन में अपने को खत्म करना है ये, ठीक है। 2 दिन में खत्म हो जाएगा विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और अगर मान लो बेटा अगर अपने को ज़्यादा टाइम लग भी रहा है तो अपन मंडे को एक्स्ट्रा बैठेंगे आधा घंटा, लेकिन इसको कंप्लीट जरूर करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 2 दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो भैया बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? सबसे पहले हमने बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्या होता है ये पढ़ लिया। बिजनेस क्या होता है समझा, प्रोफेशन क्या होता है, सारी चीजें समझी हमने। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का डोमेन समझा, टाइप्स ऑफ बिजनेस सचे। अब बात करने वाले अपन बिजनेस इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट मतलब क्या सर? बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाली है, ठीक है बेटा। तो बिजनेस, ठीक है। तो भैया बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर जब अपन ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, इसके अंदर हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। ये बिल्कुल फास्ट ट्रैक फॉर्मेट में आने वाला है। कॉन्सेप्ट पूरे समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, पर पॉइंटर्स यहाँ फास्ट ट्रैक फॉर्मेट रहेंगे। द बेसिक चैलेंज फॉर एनी कंपनी सर्वाइवल। सर सबसे बड़ा चैलेंज है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये चैलेंज है बेटा। ये डिफरेंस समझो, ऑब्जेक्टिव हजार हो सकते हैं लेकिन चैलेंज क्या है? सर्वाइव करना। सर मार्केट में सर्वाइव करना सबसे बड़ा चैलेंज है। एमसीक्यू को पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सर स्टार मार्क करने लायक क्वेश्चन है। बेसिक चैलेंज क्या है सर? सर्वाइवल। और सर्वाइव करने के लिए आपको 2 कैपेबिलिटीज चाहिए, एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। सर बढ़ो भी और बदलो भी। सर बढ़ते भी जाओ, बदलते भी जाओ। सर आपको कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा। नोकिया का एग्जाम्पल लो बेटा। नोकिया कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा था लेकिन सर वो बदल नहीं रहा था। जैसे ही मार्केट में एंड्रॉइड आया उसने बोला मैं एंड्रॉइड नहीं परचेज करेगा, मैं अपना सिस्टम एंड्रॉइड पे डिप्लॉय नहीं करेगा, मैं एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे नहीं लेकर आएगा। और एंड में क्या हुआ भैया? डूबी ना कंपनी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाके टाइप किया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम लोगों को पसंद नहीं आया। इसका मतलब क्या? सबसे बेसिक चैलेंज क्या है बेटा? चैलेंज क्या है? सर्वाइव। और दूसरी चीज प्रॉस्पर करना और चेंज भी करना, यानी कि सर बढ़ते भी जाओ, बदलते भी जाओ, कंटिन्यूसली बढ़ते भी जाओ, कंटिन्यूसली बदलते भी जाओ। हाँ जी, ओके बेटा। द बिजनेस इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट ऑल एक्सटर्नल फैक्टर और कंडीशन दैट एक्सर्ट सम डिग्री ऑफ इंपैक्ट ऑन बिजनेस डिजाइन। तो साहब ये चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है सर? इन्वायरमेंट यानी कि वो सारी की सारी कंडीशन जो आपके बिजनेस पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालती है। सर मैं जानना चाहता हूं कि आदित्य शर्मा अगर अपनी कोचिंग क्लासेस इंडिविजुअली चलाना चाहे तो सर उसको कौन कौन से इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ेगा मतलब सर कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं जो उसको इंपैक्ट करेंगे। हो सकता है सर मेरे को नोट्स वाला नोट्स ना दे, वो बोलेगा साहब आप पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस थी, अभी आप सिंगल पर्सन है, कभी भाग जाएं, सर आपकी तो शादी भी नहीं, आप घर छोड़ के भाग जाएं तो क्या होगा? तो भैया ये भी एक प्रेशर है सर। उसके बाद आप जैसे लोग बेइंतहा बेतहाशा प्यार करते हैं क्योंकि सर मैं इंस्टेंटली सारी चीजें आपके लिए कर देता हूं, तो सब देखिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी इंपैक्ट है इसके अंदर। तो सर ये सारी चीजें जो बाहर से आने वाली एक्सटर्नल फैक्टर है जो मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट करती है, सर मुझे ये चीज पढ़नी है। बात समझ में आई दोस्तों? समझ में आई होगी आपको ऑब्वियसली। तो सर बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब कुछ ऐसे फैक्टर, सर देयर आर सम फैक्टर विच एक्सर्ट, सर एक्सर्ट मतलब प्रेशर डालना, ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट एक्सर्ट करते हैं। सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज जनरली डिपेंडेंट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू और फॉल्स के लिए क्वेश्चन है ट्रू। A successful business has to identify, appraise and respond to various opportunities and threats. सर कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस को चारों तरफ से इन्वायरमेंट को देखना चाहिए और सर उसने असेस करना चाहिए, आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सर एक एग्जांपल देता हूं आपको। सर गर्मी का मौसम चल रहा था, अभी मई की बात है, मोदी जी ने कड़ाके का लॉकडाउन लगा दिया था। ऐसे टाइम पे लोगों के अंदर गर्मी के कारण मैंगो खाने की इच्छा जरूर हो रही थी पर बाहर जाने का स्कोप नहीं था। साहब हमारे कॉलोनी के एक बंदे हैं, उस बंदे ने क्या किया? ध्यान से सुनिए। उसने एक कंडीशन आइडेंटिफाई करी, कोरोना। फिर सर उसने कंडीशन को अप्रेस किया, बैठकर देखा कि यार देखो लोगों को मैंगो खाना है, लोगों की अंदर इच्छा बहुत है, लोग कॉलोनी के बाहर जा नहीं सकते, क्यों ना मैं ट्रक लेकर आ जाऊं मैंगो का। साहब उसने उसको रिस्पॉन्ड किया और ट्रक लोड लेकर आया रत्नागिरी से। साहब एक दिन में पैसा 5 गुना किया सर। 21 दिन में पैसा डबल छोड़ो सर, उसने एक दिन में 5 गुना पैसा किया। क्योंकि सर सबको पता था ज्यादा रेट ले रहा है, लेकिन सर उसने बोला कि ऐसे टाइम पे आपको कौन प्रोवाइड करेगा, या तो आप अगले सीजन में ही खाओ।
तो साहब उसने क्या किया सर, उसने कंडीशंस देखी, कंडीशन को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, देखा, आइडेंटिफाई किया, अप्रेस किया, यानी उसको इवैल्यूएट किया और बाद में उसको रिस्पॉन्ड किया। सर कुछ लोग घर पे दबक के बैठ गए, कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया, कुछ लोग दबक के बैठ गए घर में। तो इसका मतलब क्या है सर, एक जन के लिए अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो दूसरा जन उसको थ्रेट बना लेता है अपने लिए। To be successful, business must continuously monitor and adapt itself to the environment if it is to survive and prosper. सर सबसे बेस्ट एग्जांपल है नोकिया का लो या बाटा का लो। बाटा की चप्पल एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम सॉलिड रहती है, पर बाटा मार्केट में टिका क्यों नहीं? क्योंकि सर वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं था खुद को। सर उसने मॉनिटर नहीं करा कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट को, साहब वो डूब गया। सर क्विकली रिकैप करवा देता हूँ मैंने आपको क्या बोला इस चीज़ का, वापस से सुनिए एमसीक्यू के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। सर बेसिक चैलेंज क्या है, सर्वाइवल। सर सर्वाइवल के लिए 2 स्किल बताइए, प्रॉस्पर करते जाना और चेंज भी करते जाना, प्रॉस्पर भी करो और चेंज भी करो। सर बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सर एक्सटर्नल मतलब सब कंट्रोल के बाहर क्या, इंटरनल नहीं हो सकते, इंटरनल भी होते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करना है भैया, 5th नंबर का पॉइंट पढ़ना है, 4th नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्सेसफुल बिजनेस क्या करता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई, आई, फिर अप्रेज और फिर रिस्पॉन्ड, IAR करता है। सर आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ड याद रखिएगा IAR, ये सीक्वेंस में चाहिए आपको। IAR आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड करता है। सर आइडेंटिफाई करता है, उसको इवैल्यूएट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। अप्रेज यानी रिस्पॉन्ड, अप्रेज यानी कि इवैल्यूएट। और हर बिजनेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए। फिर सर एक डेफिनेशन आएगी प्रोफेसर ग्लोएक एंड जॉक की। ग्लोएक एंड जॉक ने क्या डेफिनेशन दी? सर डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेसर्स के नाम नहीं है। फिर सर ये डेफिनेशन आई तो कैसे याद रखना है, इसमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वर्ड ढूंढना। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट वर्ड किसने लाए? ग्लोएक एंड जॉक। द इन्वायरमेंट इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड द फर्म। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बेटा, इंक्लूड्स यानी शामिल किया जाता है, यानी कि इंटरनल तो थे ही लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर को इंक्लूड करता है जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लेकर आते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सोशियो इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट। पढ़ेंगे सर अपन आज आगे डिटेल में पढ़ने वाले। सर आप इसको फटाफट शेयर नहीं कर रहे हैं, कर दो फटाफट शेयर, वी आर लाइव करके डाल दीजिए। साहब जर्नी शुरू हुई थी आज से 1 हफ्ता पहले, किसी को उम्मीद नहीं था इतना आगे जाएंगे अपन, इतने ज़्यादा मेहनत करेंगे, इतने अच्छे से सब्जेक्ट को फास्ट ट्रैक में एग्ज़ाम के एंड टाइम तक पढ़ेंगे। साहब जर्नी शुरू करी, कारवां जुड़ता गया। सर आप लोग आपकी डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचेंगे। सर ग्लोएक एंड जॉक की डेफिनेशन के अंदर आप एक ही चीज़ को ध्यान रखना, किस चीज़ को सर? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को। तो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की डेफिनेशन ग्लोएक एंड जॉक आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं। आइए सर कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट भी होते हैं, अभी हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ा, कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट भी होते हैं। सर एग्जाम्पल लेते हैं। सर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सर मैं बिग 4 में था, आइए बिग 4 में आते हैं। सर मैं बिग 4 में मस्त काम करता था। ये बिग 4 के अंदर ना एक कठिनाई है, एक तकलीफ है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने हमेशा तारीफ करी है बिग 4 की, आज मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। बिग 4 में ना एक्सट्रीम लेवल की पॉलिटिक्स चलती है, एक्सट्रीम लेवल की बेटा, खतरनाक पॉलिटिक्स। जो तुम्हारे मेरे जैसा एकदम शांत शालीन इंसान है ना, वो ये पॉलिटिक्स में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जो इधर की बात उधर नहीं कर सकता ना, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता सर वहाँ पे। लेकिन आर्टिकलशिप के टाइम तकलीफ नहीं गई है मेरे को, पोस्ट क्वालिफिकेशन जब मैं CA बन गया तब मेरे को ये तकलीफ गई। तो भैया कहीं ना कहीं एक ऐसा इंटरनल इन्वायरमेंट है जो कहीं ना कहीं मुझे ग्रो करने में तकलीफ देता है। सर ये मैंने पर्सनली फील किया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। साहब मेरा एक ऐसा बिजनेस है, समझो मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस था, मैंने आपको बोला था मेरा फ्लॉप बिजनेस के बारे में बताऊंगा, चलिए वो भी बता देता हूँ। इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, मेरा एक बिजनेस था जो मैंने एक मस्त कैंटीन डलवाया था। तो वो कैंटीन में बेटा क्या हो रहा था कि इनिशियली मेरे साथ एक पार्टनर आया, तो पार्टनर ने तो पैसा लगाया नहीं, उसने वादा कर लिया था, वो बोलता है कि साहब मैं पूरा का पूरा संभाल लूँगा। मैंने बोला ठीक है, वेल एंड गुड, 50% 50-50 कर लेते हैं। तो उस भाई साहब का 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं लगी थी, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं लगी थी, तो उसको दर्द ही नहीं था उसके लिए। ऑल्दो वो पार्टनर था पर उसको उस चीज़ के लिए दर्द ही नहीं था। तो जैसे ही मैंने वो बिज़नेस पूरा सेट करके मैं निकला वहाँ से, 1 महीने बाद मुझे पता चला साहब अंदर का सामान उसने बेचना चालू कर दिया। तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ सर, ये एक मेरा ऐसा इंटरनल इन्वायरमेंट था, मेरे एम्प्लॉयज़, मेरा पार्टनर, मेरा स्टाफ, मेरा कुक ऐसा था जिसने इंटरनली मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरे को खोखला कर दिया। तो सर ये सच्चाई की बात है, सर ये मैं सच बोल रहा हूँ।
ये सच हुआ है मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा फ्लॉप बिजनेस कैसे फ्लॉप हुआ साहब, मैं आपको बताता हूँ। वो जो कैफेटेरिया था वहाँ पे पर डे मॉर्निंग से इवनिंग में स्टार्टिंग में डे 1 से 250 लोग आते थे। आप ऑन एन एवरेज पर पर्सन 100 रुपये भी पकड़ लो तो बेटा 25,000 का काउंटर, 15,000 का सारा खर्चा, ओवरहेड, रॉ मटेरियल, सैलरी वगैरह देके 10,000 नेट बचता था मेरे को, जिसमें से उसको मैं 5,000 देता था। यानी 1.5 लाख रुपए मेरी पैसिव इन्वेस्टमेंट थी। पैसिवली मेरे को 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता था। पर सर इंटरनली इतना खोखला था कि बिजनेस डूबा। सर मेरे को लॉ ऑफ डिमांड आता था, प्राइजेस कम करके मार्केट तोड़ के ले आए। सर लॉ ऑफ सप्लाई भी समझता था मेरे को, तो बाकी के लोग लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड नहीं करते। सर उनको धंधा करने आता था, पर मेरे को पता था क्या ट्रिक करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या देने। कई बार हम क्या करते थे, गर्मी के टाइम पे उनको छाछ फ्री में दे देते थे। तो भैया हमने मार्केट को तोड़ा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स। सर इस चीज के कारण, सारी चीजों के कारण मार्केट तोड़ा। पर सर कहीं ना कहीं सोचो, इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया था, पर सर इंटरनल इन्वायरमेंट में नहीं संभाल पाया। सर बिजनेस डूबा। और सर ये होता है, आप मेरी बात मानो, ये होता है, मेरे साथ हुआ है। आप किसी दिन मुझसे पूछिएगा सर फ्लॉप स्टोरी, 5 लाख रुपए सेविंग करी थी बिग 4 की, बेटा पूरी तरीके से पैसे डूबे। आखिरी के दिन ऐसी आ गई थी कि जिनसे सामान परचेज करके लाते थे, वो जो पार्टनर था वो तो गायब हो गया, सबसे उधारी पर लेकर आता था। सबको भरोसा था कि आदित्य सर अच्छे हैं, पैसा लौटा देंगे, तो सब लोग उधारी पर दे रहे थे उसको माल। भैया वो बंदा भाग गया, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट डूबी, 1 लाख रुपए का एंड में कर्ज चुकाया। बेटा खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 में। बहुत दुख हुआ बेटा उस दिन। मुझे एक बात समझ में आई, मेरे को ज़िंदगी में पार्टनरशिप में नहीं जाना है। दूसरी चीज़ मुझे समझ में आई, सर आप कितने बड़े भी ज्ञानी हो जाओ, आपको ये सब्जेक्ट बहुत कुछ अलग चीज़ें सिखाता है। बेटा 5 लाख मेरे डूबे, मेरे को उस चीज़ का दुख नहीं है। बात यह है कि किसी ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, और उसके बाद से मैंने किसी के पास इन्वेस्ट नहीं किया पैसा। मैं पहले बहुत एक्टिवली इधर उधर धंधों में पैसा लगाता था। मैंने इंदौर, आपको इंदौर सिटी भी पता होगी बेटा, मैं मेरा आज का टारगेट कंप्लीट कर दूंगा इसलिए मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। इंदौर आपको सिटी पता होगी, वहाँ पर मैंने कोचिंग क्लास डाली थी। उस कोचिंग क्लास में जिसको मैंने पैसे दिए थे 1,88,000 दिए थे, आज भी फिगर याद है, 1,88,000। भाई साहब ने मेरे से झूठ बोला कि मैंने क्लास चालू कर दी, पूरे पैसे लेकर भाग गया। साहब इतना दिल दुखाना। अब मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ लोगों पे। मुझे मेरा परिवार आप लोगों में ही दिखता है, मुझे मेरा परिवार आप लोगों में ही दिखता है, क्योंकि आप लोगों का मेरे से फाइनेंशियल मॉनिटरी कोई इंटरेस्ट नहीं। आप मुझसे दिल से प्यार करते हो, बाकी लोग मुझसे पैसे से प्यार करते थे। साहब बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ। आइए सर बैक टू द टॉपिक, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। एक कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मैनेजमेंट। साहब वो पार्टनर, करंट एम्प्लॉय, सर वो जो शेफ वगैरह थे, एंड कॉर्पोरेट कल्चर। सर एक रद्दी कल्चर बना रखा था उन्होंने। सर आपको पता है अब आप बोलेंगे सर आप इतने तिकड़मी हो, हमें पता नहीं था फूड एंड ड्रग लाइसेंस की रेड भी पड़ी थी मेरे यहाँ, अब मेरे को जेब से पैसे देने पड़े, क्योंकि उस येड़े आदमी को तो कोई फ़र्क पड़ी नहीं थी, क्योंकि उसने धंधे में तो पैसा लगाया नहीं था, तो जाके छुड़वा के लाया था, लाइसेंस वगैरह बनवाया था। वो बहुत अजीब काम किया था साहब उसने, उसका नाम भी मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को, भगवान के नाम से एक तो उसका नाम। तो चलिए सर इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लॉय होगा, मैनेजमेंट होगा, स्टाफ होगा, कल्चर होगा। फिर सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या। अच्छा सर आप इंटरनल की बात कर रहे हो, आप हमें इसको डिटेल में बताओगे। हाँ बेटा डिटेल में देखो, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे देखो इंटरनल वाले एलिमेंट्स आपको बताऊंगा मैं। आइए सर इंटरनल समझ के आपको। यस सर एक्सटर्नल आते हैं। एक्सटर्नल वो होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं। तो इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, इंटरनल वाले भी फायदा पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाहर वाले भी फायदा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर इंटरनल फैक्टर कंट्रोल में, एक्सटर्नल फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोल है, बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। द फैक्टर दैट हैपन आउटसाइड द बिजनेस इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर। आइए सर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पर बेटा आप एक बात बताइए मुझे, आपको ये पूरे के पूरे 9 पॉइंट क्लियर हुए क्या। अपन ने ग्लोक एंड जॉब की डेफिनेशन देख ली थी, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला था, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। उसके बाद अपन ने इंटरनल एक्सटर्नल देखा, कुछ नया नहीं देखा। अब अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। साहब ये बिजनेस इन्वायरमेंट को मैं समझना चाहता हूं, मैं घर के बाहर निकलना चाहता हूं और आज मैं बिजनेस करना चाहता हूं। सर मैं एक छोटी सी दुकान ही डालना चाहता हूं, सर मैं एक छोटी सी दुकान डालूंगा, मैं एक बुक स्टॉल डालूंगा। ठीक है कोई बुराई नहीं है साहब, मैं बुक स्टॉल डालना चाहता हूं। सर मैं जानना चाहता हूं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुका हूं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ चुका हूं सर, मैं मार्केट एंड इट्स फॉर्म को, सारी चीजों को डिटेल में समझ चुका हूं सर। अब मैं जानना चाहता हूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहता हूं कि सर मैंने अगर बिजनेस डाल दिया तो क्या इकोनॉमिक्स मुझे बचा लेगा या और भी कुछ चीजें। बिजनेस इन्वायरमेंट में तेरे को सफर करना पड़ेगा। सर क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट, समझाइए हमको। हे तात बताइए ये बिजनेस इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे। तो बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक है CDMI,
CDMI। सर C स्टैंड्स फॉर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आप समझ नहीं सकते, इस तरीके से आपको डस के चला जाता है। सर कैसे? सर मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, मैं एयरलाइन का बिजनेस कर रहा था, मस्त निप्पक एकदम डिंचक बिजनेस चल रहा था मेरा, लेकिन सर सडनली क्या हुआ, इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया और मेरा धंधा ठप हो गया। भाई साहब इंटरनेट आने से एयरलाइन को क्या? अरे भैया पहले सबसे ज्यादा कमाई किससे होती थी? बिजनेस क्लास से होती थी। बिजनेस क्लास वाले लोग मीटिंग करने जाते थे, आजकल तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, वीसीस कर लेते हैं, वो लोग वीडियो कॉल पे सारी मीटिंग कर लेते हैं। अरे सर इंडिया के 50 लोग अरे एक जगह पे आने से बेटर है वीडियो कॉल पे मीटिंग कर लेते हैं। सर जूम कॉल कर लेते हैं तो सर करोड़ों का नुकसान हो गया। तो सर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सर बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। सर इट इज डायनामिक, दिन ब दिन चेंज होते जाता है। आप में से किसी ने 2 साल पहले सोचा नहीं था कि सर इस तरीके से पढ़ेंगे और ये टीचिंग में भी मजा आएगा। तो सर इसका मतलब क्या? इट इज कॉम्प्लेक्स भी है सर, ये डायनामिक भी है सर, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है सर। इट इज मल्टीफेसेट। मल्टीफेसेट का मतलब है एक के लिए अपॉर्चुनिटी है, दूसरे के लिए थ्रेट है। सर कैसे? सर सर आज के टाइम पे देख लो, मैं आपको बताऊं कि अगर आप बात करेंगे तो ऑनलाइन, ये जब कोरोना का टाइम था तो है मतलब कोरोना के टाइम पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला कौन था? अमेजॉन। सबसे ज्यादा लूज करने वाले कौन थे? सर रिटेल स्टोर थे। तो इसका मतलब है कोई सिचुएशन, बिजनेस इन्वायरमेंट किसी के लिए थ्रेट लेकर आता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। और सर लास्ट है इम्पैक्ट, फार रीचिंग इम्पैक्ट। सर इसका दूर दूर तक इम्पैक्ट आपको समझ में नहीं आता। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं साहब, पूना के अंदर प्रेस्टीज पॉइंट है। सर मैं बहुत स्टोरी सुनाता हूं यहाँ पे आपको, फास्ट ट्रैक में भी स्टोरी सुनाता हूं, आप मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करेंगे। सर पूना के अंदर प्रेस्टीज पॉइंट है जिसको हम सीए स्टूडेंट का मक्का मदीना मानते हैं, यानी 4 धाम मानते हैं सर, कैलाश मानते हैं सर हम। वहाँ पे सारे सीए स्टूडेंट एक ना एक बार वहाँ के मत्था टेक के जाते हैं। इन शॉर्ट वहाँ पे सारी की सारी टॉप कोचिंग्स हैं। तो सर अभी क्या हुआ, उसके आसपास जितने भी अपार्टमेंट्स थे ना, उन्होंने क्या किया, अपने टेनेंट्स को खाली करवा दिया और वहाँ पे स्टूडेंट्स को पीजी बेसिस पे अकोमोडेशन देना चालू कर दिया। एक एक पीजी में आप नहीं मानेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, 3 BHK में 17 से 18 लोग रहते हैं बेटा। 17 से 18 लोग, 17 लोग मान लेता हूँ, वहां तो कचरे की तरह भरते हैं। हर एक से रेंट है 5000, तो आप समझिए 85,000 रुपीज रेंट लेते हैं, जिसमें से ब्रोकर कलेक्ट करता है 85,000, ओनर को देता है 35,000 और सर 50,000 कमीशन गपाक जाता है। हर महीने की बात है। और ये तो एक पीजी से हुआ सर, ऐसे 10-10 पीजी थे। सर कोरोना का टाइम आया, सडनली सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। आप लोग पूना आने की बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने पता है क्या किया? जितने भी पीजीज थे सब रेसिडेंशियल अकोमोडेशन पे दे दिया। आप पूना आएंगे तो भी अब आपके पास रहने की जगह नहीं है। आप प्रेस्टीज पॉइंट पर आते, आपको 17 कैंटीन मिलती थी, सब कैंटीन वालों ने धंधा बंद करके दूसरा बिजनेस चालू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है सर कि इसके इंपैक्ट कितने फार रीचिंग थे, कोरोना हमने सोचा भी नहीं था। मैं आपको बताता हूं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं बैठा था, शाम के 7 बजे थे, मीटिंग बुलाई गई 8 बजे, हमने जाके मीटिंग करी। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बेटा कोरोना का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। टीम बैठी थी पूरी, बेटा नहीं बोला, जो भी लीडर थे उन्होंने बोला 10 लोगों को कि भैया कोरोना का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, 10 दिन क्लास को छुट्टी दो। बेटा 10 महीने हो जाएंगे, कोरोना जा नहीं रहा बेटा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी खाएगा, नवंबर भी खाएगा। सर 10 दिन क्या बोल रहे, 10 महीने गए। कहने का मतलब क्या सर? फार रीचिंग इंपैक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट के। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर थे। तो सर CDMI कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, मल्टीफेसेट है और सर फार रीचिंग इंपैक्ट है। बेटा पसंद आए होंगे आपको एग्जांपल? ठीक है सर। सर ये तो कैरेक्टरिस्टिक समझ गए कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा खूंखार खतरनाक आदमी है, पर सर इसकी इंपॉर्टेंस भी बताओ। सर मैं आपकी बात समझ गया कि सर ये कॉम्प्लेक्स है। लेट्स से आप इसको इमेजिन करो, ये कोरोना है, ठीक है, ये कोरोना है, ठीक है। अब इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे, सर समझो ये कोरोना है का वायरस है। सर ये कोरोना वायरस कैसा है सर? कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेट, फार रीचिंग इंपैक्ट लेकर आया। ऐसा समझो कि अपन एक ही फैक्टर को कंसीडर करें। सर इसके कारण मैं क्यों पढ़ूं बिजनेस इन्वायरमेंट? मेरे को नहीं पढ़ना। आप मुझे बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए सर बिजनेस इन्वायरमेंट की, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? मैं मान लिया कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, मल्टीफेसेट है, फार रीचिंग इंपैक्ट, पर मैं क्यों पढ़ेगा? क्योंकि भैया इसको पढ़ेगा तभी तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट निकाल पाएगा। सर आप ही बताओ, कोरोना की सिचुएशन में अगर मान लो कोई बंदा स्टार्टिंग में ही समझदार होता तो क्या करता? स्टार्टिंग में ही स्टॉक करके रख लेता सैनिटाइजर का और बेचना चालू कर देता, लाइसेंस ले लेता। भैया लाइसेंस लेने में कितना 10-15 दिन लगते, भैया 10 महीने तक बैठ के खाता हो आराम से। तो सर बिजनेस इन्वायरमेंट को एसेस करोगे, तेरे लिए इंपॉर्टेंस यही है, तेरे लिए थ्रेट बन के आएगा या अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। तू अगर एकदम मस्त आग बंद करके बैठा है ना, मार्केट से निकल जाएगा कब का, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। सर गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन, सर लोगों ने किया
अमेजॉन ने मल्टीफोल्ड कर लिया खुद के बिजनेस को सर, इस लेवल पे पहुंचा है कि आज उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। आपको पता है अमेजॉन के बारे में, अमेजॉन क्या खतरनाक है और अमेजॉन जेन्युइन है। फ्लिपकार्ट डूब गया बेटा, फ्लिपकार्ट खत्म है उसके सामने, अमेजॉन के सामने सर वो कुछ कभी कंपीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट रिजिड रहा। फ्लिपकार्ट ने क्या बोला कि भैया मैं डिलीवरी नहीं दे सकता कंटेनमेंट जोन में, अमेजॉन ने बोला मैं देगा डिलीवरी। उसने हर एक इंप्लॉय का इंश्योरेंस अपनी जेब से करवाया, उनको अश्योरेंस दिया, इंप्लॉय ने डिलीवरी करी, फ्लिपकार्ट किक आउट हो गया मार्केट से। तुम्हारे सामने ही देख लो बेटा, कर गया, खत्म हो रहा है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं, अमेजॉन पे इजी रिटर्न है सर, इस पे रिटर्न नहीं, बकवास हो गया। हो सकता है कई लोगों को फ्लिपकार्ट पसंद है, नो ऑफेंस, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। गिविंग डायरेक्शन टू बिजनेस एंड ग्रोथ, कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपडेट, सर खुद को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना पड़ता है आपको, नहीं तो मार्केट से एकदम बाहर हो जाते हो, इसलिए आपको मार्केट को कंटिन्यूसली एसेस करना पड़ता है, ठीक है। इमेज बिल्डिंग, साहब इमेज बिल्ड होती है जैसे कि सर आप एक एग्जाम्पल लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हो, शाओमी, XIAOMI शायद, शाओमी का ही है, XIOMI जो भी है, शाओमी वर्सेस नोकिया। बेटा अगर आप नोकिया की बात करेंगे ना, नोकिया ने अपनी इमेज बिल्ड करी थी, लेकिन वो इन्वायरमेंट का स्कैनिंग नहीं कर पाया सर, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है सर, वो इन्वायरमेंट का स्कैनिंग नहीं कर पाया तो अपनी इमेज खो दी। शाओमी ने अपनी इमेज बना ली, ऑल्दो चाइनीज प्रोडक्ट होने के कारण उसने अपनी इमेज बनाई, पर बेटा शाओमी ने अपनी इमेज खो दी। इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन हुआ था, शाओमी ने इमेज अपनी बनी बनाई खो दी, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण सर, इन्वायरमेंट को एक्सेस नहीं कर पाया सर। ये सारी चीज़ छोड़ो ना, पबजी ट्रांसेंड जो भी गेमिंग वाला है उसने अपनी इमेज खो दी, क्यों सर, ये इन्वायरमेंट को एक्सेस नहीं कर पाया। मीटिंग कंपटीशन, कई बार जब लेट से सैमसंग आगे जा रहा था, अगर नोकिया पहले से स्कैन कर देता तो भैया सैमसंग की कोई औकात नहीं रहती थी उसको compete करने की, नोकिया उसको तोड़ सकता था उस समय, लेकिन उसने स्कैनिंग नहीं करी। तो सर ये 5 रीज़न है कि आपको इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करनी पड़ती है, स्कैनिंग यानी कि उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। वापस से पढ़िए सर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए, CDMI, कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स मल्टीफेजेड फार रीचिंग इम्पैक्ट। पर सर मैं क्यों पढ़ूँ, क्योंकि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स बताएगा। ओके सर, और कुछ है सर, वो आपके बिजनेस को डायरेक्शन देगा सर, और कंटिन्यूस लर्निंग के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए एंड कंपटीशन मीट करने के लिए। ये क्या हो रहा है, वन सेकेंड गाइस। ठीक है, कुछ फ्लिकर कर रहा है, छोड़िए, आई होप इट्स बैक। तो भैया ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि मेरे को क्यों इन्वायरमेंट का एक्सेस करना है, मुझे इंपॉर्टेंस क्या है सर, मेरे को अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट देखनी है सर, मुझे बिजनेस को डायरेक्शन देना है, कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपडेट, इमेज बिल्डिंग एंड मीटिंग कॉम्पिटिशन। चलिए सर, रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट, 15 पॉइंट करेंगे, 15 पॉइंट करेंगे फिर रिकैप करवाऊंगा। बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। सर मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैं और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी कि आप समझो मार्केट, मैं इनके साथ कांटेक्ट कैसे करता हूँ, सुनो भाई सुनो, मेरी बात सुनो, मैं कैसे अपनी बात पहुंचाता हूँ सर, मैं कम्युनिकेट कैसे करता हूँ, मेरा रिश्ता क्या है, हम क्या करते हैं सर। सबसे पहले हम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं, मैं मेरी इन्फॉर्मेशन मार्केट तक पहुंचाता हूँ, मार्केट मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचाता है। कैसे सर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन मार्केट तक पहुंचा दी बिजनेस इन्वायरमेंट ने, और मार्केट के अंदर कंडीशन देखी कि बच्चों को मेरी जरूरत है इसलिए मैं आ गया, तो कहीं ना कहीं हम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कर रहे थे सर, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज भी करते हैं सर, मैं कुछ गुड्स एंड सर्विस सेल करता हूं, मैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता हूं, इन्वायरमेंट यानी एक्सटर्नल फैक्टर से, यानी सर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है, और सर पावर का भी एक्सचेंज होता है। सर मान लो आप मेरी क्लास के अंदर 2,500 बच्चे लाइव आने लग गए, तो सर मेरी पावर पूरे मार्केट को दिखेगी, और मार्केट के अंदर अगर मान लो कोई 2,500 बच्चों को पढ़ा रहे तो सर उसकी पावर मुझे दिखेगी, तो सर हम एक दूसरे के साथ पावर भी एक्सचेंज करते हैं। तो हम 3 चीज़ें एक्सचेंज करते हैं सर, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सर, हम रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं, और सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली पावर शेयर करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15 पॉइंट करने पर रिकैप करवाऊंगा, या फिर बेटा 16-17 पॉइंट करे कि ये अपना आज का टारगेट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंट,
सर ये तो समझ गया, हम एक्सचेंज करते हैं। देखो मैं पूरे क्रोनोलॉजी से समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेजेड एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट। फिर सर मुझे क्यों पढ़ना, इंपॉर्टेंस भी बता दी। तो मैंने बोला ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी के लिए चाहिए, इमेज बिल्डिंग के लिए चाहिए, लर्निंग के लिए चाहिए, फिर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एंड कंपटीशन हटाने के लिए चाहिए। फिर सर पूछा गया, ठीक है सर आपकी बात मान ली कि बिजनेस इन्वायरमेंट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंस ये है। अच्छा सर आप लोग क्या एक्सचेंज करते हो, उसके साथ क्या एक्सचेंज करते हो? तो मैंने बोला इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता हूँ, रिसोर्स एक्सचेंज करता हूँ, पावर एक्सचेंज करता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आया आप लोगों के, कैसे एक्सचेंज करते हो? सर बताओ तो सर कैसे एक्सचेंज करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? देखिए सर कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो सर तीन चीजें एक्सचेंज कर रहे थे, रिसोर्सेस, पावर एंड इंफॉर्मेशन। कैसे करते हैं ये सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कैसे करते हैं ये सुनो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, सर मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लीगल डॉक्यूमेंट, शॉप एक्ट लाइसेंस, ये सारी चीजें बनाता हूं और गवर्नमेंट को देता हूं। इससे गवर्नमेंट को पता चलता है। तो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन, अपना रिसोर्सेस, अपनी पावर कैसे दिखाई? सर आईटी रिटर्न फाइल करके बताया कि 10 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स पे किया मैंने। सर अपनी पावर दिखाई कैसे? सर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से। दूसरा कंपटीशन रिस्पॉन्स, सर मैं कैसे एक्सचेंज करता हूं अपनी इंफॉर्मेशन? मार्केट के अंदर कोई कंपीट कर रहा है तो सर जी जान लगा के छाती ठोक के मैं उसके साथ कंपटीशन करता हूं। सर ऐसे रिस्पॉन्ड करता हूं। तो रिस्पॉन्ड करने के यानी कि सर आप रिसोर्स, इंफॉर्मेशन और लास्ट पावर कैसे एक्सचेंज कर रहे थे? कई बार लिखित रूप पे देता हूं सर, कई बार रिस्पॉन्ड करता हूं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ से, सर कई बार कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करता हूं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्स का भी देखिए साहब, यहां पर अभी मैं आपको अकेला पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मार्केट को मेरी पावर दिख गई सर, मार्केट को कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स दे दिया सर कि मार्केट में मैं भी तोड़ के दिखाऊंगा मार्केट में। पर आप बोले सर आप तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो मैंने बोला कलेक्टिव रिस्पॉन्स भी दिखाता हो। तो अब 3 दिन बाद जब यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्स 4 दिन बाद दिखेगा, तुम भी बोल जाओगे तोड़ है सर, सर तोड़ है, खतरनाक हो गया। बात समझ में आई आपको मेरी? बेटा आई होप यू आर गेटिंग इट। तो सर बहुत क्रोनोलॉजी से जाना पड़ेगा हमको। क्या क्रोनोलॉजी है सर? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, ठीक है सर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट समझ लिया। फिर उसके बाद सर उसकी इंपॉर्टेंस समझ ली, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। फिर सर मैं उसके साथ क्या 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 एक्सचेंज करता हूँ ये पढ़ लिया, कैसे एक्सचेंज करता हूँ ये पढ़ लिया। कैसे एक्सचेंज करता हूँ? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स लीगल फॉर्मेलिटी के थ्रू। कई बार कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स देता हूँ सर, मार्केट में खड़ा रहता हूँ कि जो भी होगा आग लगा देंगे मार्केट में। कई बार सबके साथ मिलकर रिस्पॉन्ड करता हूँ सर। गोल ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है सर आपकी बात समझ गए। आप क्या एक्सचेंज करते हो, कैसे एक्सचेंज करते हो, अब ये भी बताते हो क्यों एक्सचेंज कर रहे हो, इंपॉर्टेंस भी समझ गए। अब गोल बता दो अपना पहला। सर एक काम करते हैं, पहले पूरा रिकैप करते हैं 13 पॉइंट का, फिर नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नहीं तो क्या कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट गिरते जाएंगे, तकलीफ होगी। आइए सर आप रिकॉर्डर स्टार्ट करिए, या रिकॉर्डर नहीं भी स्टार्ट किया तो कोई बात नहीं, चैप्टर के एंड होते से मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा ही दूंगा ये वापस से। चलिए जी, दो बेसिक, सबसे बेसिक चैलेंज क्या है? सर्वाइवल इज द बेसिक चैलेंज। तो इसके अंदर आपको दो स्ट्रैटेजीज, दो एबिलिटी होनी चाहिए। कौन सी? प्रॉस्पर करने की एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। फिर भैया बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? ऑल एक्सटर्नल फैक्टर विच एक्सर्ट सम काइंड ऑफ प्रेशर और इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। और फिर बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन क्या करता है सर? वो IAR करता है सर, वो आइडेंटिफाई करता है, अप्रेस करता है एंड रिस्पॉन्ड करता है। फिर सर इसके बाद उसको बिजनेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अडेप्ट करते रहना पड़ता है। फिर ग्लोएक एंड जॉब की डेफिनेशन में क्या था? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट था। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन रहते हैं, एग्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल। फिर सर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, CDMI, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक्स, मल्टीफेसेट एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट। फिर सर इंपॉर्टेंस देख ली, क्या इंपॉर्टेंस है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आइडेंटिफाई करने के लिए, इमेज बिल्ड करने के लिए। फिर सर इमेज बिल्डिंग कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के लिए। फिर सर कंटिन्यूस लर्निंग के लिए। और सर लास्ट है ग्रोथ और एक्सपांशन को डायरेक्शन देने के लिए। फिर सर आपने मुझसे पूछा सर ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपका और इन्वायरमेंट का रिश्ता कैसा है? तो हमने बोला सर हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, हम रिसोर्स एक्सचेंज करते हैं, हम पावर एक्सचेंज करते हैं। फिर तुमने पूछा सर कैसे एक्सचेंज करते हो, तो मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के थ्रू करता हूँ, कॉम्पिटिटिव के थ्रू करता हूँ, कलेक्टिव के थ्रू करता हूँ। अब मैं आपकी 5 मिनट डाउट लूँगा, उसके बाद मैं ये पॉइंट कंप्लीट कर दूंगा। ओनली 5 मिनट्स गाइस, ओनली 5 मिनट्स, है ना? कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए जी पूछिए, कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए। 4 मिनट ही बचे हैं, एग्जैक्ट 10:15 पे स्टार्ट कर देते हैं।
भावेश, बस वो एक नामुमकिन सी चीज़ है हाल फिलहाल। करवाता हूँ ना बेटा, आपको स्कैनर भी करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, मैं आपको सब दिखा दूंगा, आप मेरे पे छोड़ दो ना। टेक्निकल डाउट पूछो। सर कलेक्टिव वाला पॉइंट बताना। आर्यन शर्मा सुनिए, आर्यन अभी मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा था, मार्केट में इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा था। आप लोग बोल रहे थे बीसी के और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा चैनल है, पर बाकी लोग बोल रहे थे अरे फिर बाकी सब्जेक्ट का क्या। तो मैं सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, मैं एक ही तरफ से पावर लगा रहा था। लेकिन जैसे ही बाकी टीचर आ गया, बेटा कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करूंगा। तो पूरे इन्वायरमेंट को जवाब देने के लिए कई बार अकेला भी लड़ता हूँ, कई बार कलेक्टिवली भी जाता हूँ। नो डाउट बेटा, एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस नहीं समझा। एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस मतलब क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पर 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ तो बेटा मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा। चलिए एक्सचेंज ऑफ पावर का छोड़िए साहब, कपिल साहब के एग्जाम्पल लेते हैं। कपिल साहब इंडिविजुअल बिजनेस इन्वायरमेंट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एग्जाम होनी नहीं होनी। कपिल सर ने अपनी पावर दिखा दी उनको, स्टूडेंट का पोल लेकर सारी चीज़ें। अब इंस्टीट्यूट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो समझ रही है सर की पावर और उनकी बातों को वैल्यू दी जाएगी। तो ये हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर अपने पावर एक्सचेंज करे। फिर इंस्टीट्यूट बोलेगी नहीं भैया मैं एग्जाम नहीं लेती, कोई बात नहीं कपिल सर आपके वर्ड्स अगेंस्ट जा रहे हैं या आपके फेवर में जा रहे हैं। तो भैया कई बार वो अपनी पावर दिखाते, कई बार मैं अपनी पावर दिखाता हूँ। मतलब मैं बाहरी दुनिया से रिस्पॉन्ड कैसे करता हूँ, कई बार पावर दिखा के करता हूँ अपनी। आई होप इट इज क्लियर। कलेक्टिव वाला पॉइंट बता दिया प्रगति मैंने, ठीक है। आई गेस किसी को कोई डाउट ही नहीं है, बहुत बढ़िया। सर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं समझा बेटा, मैं यहाँ पे टीचिंग का बिजनेस करता हूँ, तो मैं अपने आईटीआर में भी मेंशन करता हूँ, साथ ही साथ मैं इसका लाइसेंस भी लेता हूँ, मैं क्लास को भी रजिस्टर करता हूँ। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स देता हूँ, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बताती है, अपनी पॉलिसी भेजती है, लाइसेंस भेजती है, शॉप एक्ट भेजती है मुझे कि भैया ठीक है। फार रीचिंग इम्पैक्ट में वापस नहीं बता सकता, आप तो सारा पॉइंट पूछ रहे हैं। संदेश पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। फार रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब बेटा मैंने आपको बताया था कोरोना के टाइम पे कि भैया किसी का धंधा, किसी को लगा था 10 दिन के लिए बंद होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा हो गया था कि लोगों को लगा था 10 दिन के लिए शॉप बंद करनी पड़ी, कई लोगों ने परमानेंट बिजनेस क्लोज कर दिया। बेटा हर बार सेम सवाल पूछ के क्या होगा शुभम। हाँ बोला मैंने, मल्टी फेसेड वापस नहीं बता सकता। आप तो सारे पॉइंट पूछ रहे हैं बेटा, मल्टी फेसेड आपको बताया मैंने। किसी के लिए कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी थी, किसी के लिए कोई चीज़ थ्रेट रहती है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे मतलब। बेटा मुझको तो कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा वो टेलीग्राम के नोटिफिकेशन है बेटा, वो टेलीग्राम के नोटिफिकेशन, मेरे को टेलीग्राम आता रहता है ना। वो सिंक्ड है इसलिए तुम लोग मैसेज। बेटा आपकी स्टोरी रुको ना, अपन 10:30 के बाद करेंगे ना बात आराम से। चलिए किसी को डाउट नहीं, मेरे को एक पेज कंप्लीट करना है बेटा, ज़्यादा नहीं है। मैं पॉइंट नंबर 14 पे हूँ, मुझे 17 कंप्लीट करना है, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने मना तो किया ही नहीं। आप लोगों की इच्छा सर आँखों पर होती है। प्रतीक सिंह सेम डाउट पूछ के क्या होगा, एमसीक्यू किस तरीके के आते दिखाता हूँ ना आपको। अभी एक साथ कैसे दिखा दूँ बेटा, आप लोग स्टाइल समझो मेरे टीचिंग की, पहले पूरा बेस बिल्ड करेंगे फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप टेंशन ना लो, क्यों टेंशन लेते हो, तुझसे टेंशन ना लो, 80 बैठे हैं। चलिए आइए सर इसके सेकेंड लैप में चलते हैं, ठीक है। पहला लैप कंप्लीट किया, सेकेंड लैप में चलते हैं चैप्टर के। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंट, ये तो हो गया सर। सर गोल्स पढ़ते हैं। सर गोल क्या है, सर फर्स्ट गोल है कि अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन। अरे भैया ये तो सिंक्रनाइजेशन हो गया, इस पे आया ही जा रहा है। अभी ये टेलीग्राम पे मैसेज मत भेजना बेटा तुम लोग, ये इसका एक विचित्र फीचर है, कंटिन्यूसली आते ही रहेगा, आने तो कोई फ़र्क की बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए गोल ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। सर गोल क्या है, ये इन्वायरमेंटल एनालिसिस का गोल क्या है। पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा इनपुट,
तीसरा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग देना। सर ये इन्वायरमेंटल एनालिसिस पूरा करने के पीछे गोल बताओ आपका। गोल बहुत सिंपल है, सबसे पहले समझो, इनपुट्स दो और नई चीज़ बना लो। सर एक सटीक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी ये वर्ड सुना है क्या बेटा, BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? बेटा आपने वर्ड सुना है क्या कभी, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? क्या आप लोगों ने वर्ड सुना है? सर नहीं सुना है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप बिजनेस को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? बिजनेस को पूरी तरीके से आप लोग चेंज कर देते हैं। तो भैया मेरे को चेंज क्यों करना पड़ा, सवाल ये आ रहा है बिजनेस चेंज क्यों करना पड़ा। चलो आपको एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। मैं एक कंपनी में था जिसका नाम है फाउंडेशन ब्रेक्स नाम से, जिसका बाद में नाम चैसी ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये बॉश को सप्लाई करते थे, बॉश आप लोगों को पता होगा, तो बहुत बड़ी कंपनी है ये। चैसी ब्रेक को नाम कर दिया इसका, इस चैसी ब्रेक इंटरनेशनल, CBI, पहले FBI बोलते थे, फाउंडेशन ब्रेक इंटरनेशनल, फिर चैसी ब्रेक इंटरनेशनल कर दिया। तो चैसी ब्रेक इंटरनेशनल के अंदर ना बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो इन्होंने क्या बोला, हम प्रोसेस को री इंजीनियर करेंगे, हम कॉस्ट कटिंग करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक एनालिस्ट को बुलाया, उस एनालिस्ट ने लिया 3 लाख रुपए और पूरे इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया। तो भैया उसने क्या किया, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया और उसने बोला कहाँ कहाँ पैसा बचाया जाता है। तो उसने 3 स्टेप फॉलो करी। पहली स्टेप, उसने अंडरस्टैंड किया करंट प्रोसेस को, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस। सर उसने करंट चीज़ों को पहले समझा अंडरस्टैंडिंगली। दूसरा, शुड प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। उसने सर इनपुट दिए, उसने क्या किया, पहले सारी चीज़ें समझी, फिर उसने अपने इनपुट दिए। क्या इनपुट दिए वो भी आपको बताता हूँ। और बाद में फैसिलिटेट एंड फॉस्टर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, और उसको कंपनी ने इंप्लीमेंट कर दिया स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के अंदर। मतलब कंपनी ने अपनी आइडियोलॉजी बना लिया, उसको वापस से समझने। साहब वो आया, उसने क्या बोला, साहब ये जो आप लोग ग्लास दे रहे हैं ना, इसकी जगह आप कांच का ग्लास दो, आप डिस्पोजेबल ग्लास दे रहे हो। आपके यहाँ है 70 एम्प्लॉय दिन में 2 बार कॉफ़ी पीता है, तो करीब करीब ये 5 रुपये का ग्लास, 5 इंटू 2 इंटू 70, 10 इंटू 70 से 700 रुपये। सर 700 रुपये इंटू 30 मान लो, आप 30 दिन काम कर रहा है, 25 करता है, पर आप 30 दिन मान लो, कई बार वेस्टेज करते, सर ये 21,000 आपके बच गए। सर आप मुझे 2 लाख की तो वन टाइम फीस दे रहे हो, पर आपके 21,000 रुपये महीने के बच रहे हैं। सर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर जो शक्कर है ना, जो शक्कर है वो लूज शक्कर लेकर, ये छोटी छोटी चीज़ें बताई उसने। सर फिर उसने क्या बोला, रात को 6 बजे लाइट बंद करने का सिस्टम कर दो, शाम के 6 बजे। क्या होगा, हमने पूछा भैया क्या होगा, तो बोले शाम को 6 बजे लाइट होगी, बंद होगी, तो भैया वो एम्प्लॉय काम कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉय अगर काम कर रहा होगा तो वो वॉचमैन को बोलेगा कि भैया लाइट चालू कर दे। वॉचमैन मना नहीं करेगा, पर रोज रोज उसको बोलने में शर्म आएगी, तो वो क्या करेगा, 6 बजे तक अपना काम निपटाने की कोशिश करेगा। 6 बजे तक काम निपटाएगा तो सर उसको ओवर टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, साथ ही साथ सर वो टाइम पे काम करके वर्क लाइफ बैलेंस भी करेगा। सर वो कंपनी कभी छोड़ के नहीं जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे थे सर, वो भी चीज़ बच जाएगी। तो क्या किया बेटा इसने, क्या गोल किए सर, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, फिर प्रोवाइड करना इनपुट, फिर उसको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में ले आना, प्लान कर दिया। सर ये रियल किस्सा है मेरे सामने, इसको कॉस्ट कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट कटिंग। पढ़िए सर, आइए सर, समझ में आया आपको। सर 3 चीजें, पहले अंडरस्टैंड, फिर इनपुट दो। अंडरस्टैंड पहले समझो फिर बोलो ना सर, अंडरस्टैंड, इनपुट और फिर थिंकिंग में ले आओ, यानी प्लान बना लो। पहले देखो, फिर बोलो, फिर इंप्लीमेंट करो। सर फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड, सर एक ढांचा बना के दो, हमको एक फ्रेमवर्क चाहिए। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, जैसे आपका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क रहता है, वैसे बिजनेस का भी फ्रेमवर्क रहता है। तो अब आपको एक फ्रेमवर्क बना के देना पड़ेगा कि ये फ्रेमवर्क, कि कल करके आदित्य शर्मा नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, सर ऐसे तो 50 चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजों को मैनेज करेगा और कौन कौन सी चीजों को मैनेज नहीं करेगा। सर उसको एक चेकलिस्ट तो बना के दो, या तो एक फ्रेमवर्क बना के दो कि एटलीस्ट मिनिमम इतनी चीजों को देखे। तो आदित्य एटलीस्ट उन 3 चीजों का तो ख्याल रखेगा, तो इन्होंने फ्रेमवर्क दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, फ्रेमवर्क। चलिए ये देखिए बच्चे पोट्टे मैसेजेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, छोड़िए। क्या ना, ये ना मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो सडनली हर चीज़ पे रिएक्ट करना चालू करते हैं। रिएक्ट करना ऐसे कि भैया एग्ज़ाम होनी नहीं होनी तुम्हारे हाथ में थोड़ी है बेटा, तुम तो पढ़ो, पर नहीं, इन लोगों ने तो डिस्कशन करना है। लीजिए, अब आपको चीज़ें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी सर। लीजिए सर, आदित्य सर थोड़ा कवर करेंगे लेक्चर, ठीक है। सो लेसर विल बी द डिस्ट्रैक्शन हियर।
सर एक ढांचा दे दो, एक फ्रेमवर्क बना के दे दो, हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो चलिए जी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, हाउ टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको करवाऊंगा, इन्हीं पॉइंटर्स में से क्वेश्चन आएंगे। सर आप बहुत सटीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इन्वायरमेंट में 50 फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर को ध्यान देना है। सर गोल तो समझ गए, सर हम गोल समझ गए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, इनपुट दो, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दो, पर सर फ्रेमवर्क बना के दो। चलिए फ्रेमवर्क के 3 पार्ट। फर्स्ट, टू टेक इनिशियल व्यू ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को देखो। आइए मैं आदित्य शर्मा, मैंने इनसे गोल पूछा, भैया गोल क्या है, तो पहले बोले कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर इंपुट देंगे, उसके बाद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला मैं आदित्य शर्मा, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे। तो बोले ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इनिशियल व्यू ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को देखो, इनिशियल व्यू लो सर इसका। सेकंड, ऑडिट करो, जो फैक्टर आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है ऑडिट करो। वो एनालिस्ट 3 दिन बैठा रहा, उसने 3 दिन कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बैठा रहा, उसने ऑब्जर्व किया, तो सबसे पहले उसने एक इनिशियल व्यू लिया। फिर बेटा वो तीसरे दिन के बाद चौथे दिन उसने जो जो ऑब्जर्वेशन करी थी ना पहले 3 दिन में, वहां जाके उसने कॉस्ट कटिंग के मेजर्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे, यानी उसने ऑडिटिंग करने की कोशिश करी कि सर यहां पर पैसा बचाया जा सकता है या नहीं बचाया सकता है। अब भैया समझो ये लाइट है, पर्टिकुलरली यहां पे लाइट अगर 6 बजे बंद कर दी तो सेल्स डिपार्टमेंट की लाइट बंद हो गई, तो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बोलता है साहब आप मेरी लाइट बंद नहीं कर सकते, मेरे सारे के सारे क्लाइंट तो यूएस वाले हैं, मैं तो शाम को आता हूं, उनके यहाँ तो सुबह है, तो साहब आप मेरे को 6 बजे के बाद रोकने के लिए मना नहीं कर सकते। तो मैं समझ गया भैया, वहां पे ऑडिटिंग करके, ऑडिटिंग यानी चेकिंग करके मेरे को समझ में आ गया कि भैया यहां पर कॉस्ट कटिंग का कोई स्कोप नहीं है। तो पहले इनिशियल व्यू लिया, फिर सर बाद में ऑडिटिंग करी, एंड फाइनली is to focus towards explicit consideration of immediate environment of organization। मतलब सर फाइनली एक्ट कर देना। सर पहले इनिशियल व्यू लिया, समझने की कोशिश करें कहाँ खर्चा हो रहा है कहाँ नहीं खर्चा हो रहा है, बाद में हर एक को जाके ऑडिट किया, ऑडिट यानी चेकिंग किया, और लास्ट में इन्होंने एक्सप्लिसिट स्टेप ले लिया। The third and the final is to focus more towards explicit consideration of immediate involvement of organization। सर ये पॉइंट मैं रिपीट नहीं करूंगा, अब ध्यान से इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सुनिए। एंड फाइनल इज टू फोकस मोर टुवर्ड्स एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ द इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सर लिख लो, जो फैक्टर सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उसी को हिट करो। सर हो सकता था ये 21,000 रुपये पानी के ग्लास बचाने के चक्कर में आप 5 लाख की चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। सबसे पहले इनिशियल व्यू लो, हर एक को ऑडिट करो, और सर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर पहले सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। सर इज टू फोकस मोर टूवर्ड्स एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट। सर जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहुंचा रहा है उसको ठीक कर। सर ये लाइटें वाइटें बंद बाद में कर रहा हूं, इसका तो फार रीचिंग इंपैक्ट है। सर एक इंप्लॉय चोरी कर रहा है, पहले उसको रोकना। तो सर ये है फ्रेमवर्क। 3 मेरे को फ्रेमवर्क बता दिया। सबसे पहले बोला इनिशियल व्यू लो, समझो ऐसे कल तुम एनालिस्ट के अंदर काम कर रहे हो, तुम उस एनालिस्ट के अंदर काम कर रहे हो, तो एनालिस्ट तुमने एनालिस्ट से पूछा साहब मैं एक नई कंपनी में जा रहा हूं एनालिसिस करने के लिए, क्या क्या करना चाहिए, तो वो बोल रहा है आपको एडवाइस दे रहा है। सबसे पहले इनिशियल व्यू लेंगे, फिर सर ऑडिटिंग करेंगे, और जो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन देंगे। आइए साहब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सर आपने एंटीवायरस देखा होगा, एंटीवायरस क्या करता है, स्कैन करता है पूरे कंप्यूटर को। सर वो सारे के सारे थ्रेड्स ढूंढ के निकालता है, सारे के सारे अच्छे पॉइंट्स, अपॉर्चुनिटी तो ऑब्वियसली ढूंढ के निकालता है, उसका काम थ्रेड को एनालाइज करना है। पर सर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग यानी कि अब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर चारों तरफ इन्वायरमेंट को देख रहा हूं कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए क्या थ्रेट है, सर मेरे लिए क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, वो चीज इन्वायरमेंट स्कैनिंग। Environment scanning can be defined as the process by which organization monitor their relevant environment to identify opportunities and threat। बेटा environment is generally external, external opportunities and threat होते हैं, internal strength and weakness होती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है बेटा, स्ट्रेंथ मैं मेरी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, वीकनेस में मेरी वीकनेस की बात करता हूँ। अपॉर्चुनिटी तो मार्केट से आती है ना, हम बोलते हैं मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी बाहर से आती है, थ्रेट खतरा भी बाहर से आता है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एक्सटर्नल है। ध्यान से सुनना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एक्सटर्नल है। तो अब मैं इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं किस चीज को चेक कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को। सर तोड़ एग्जांपल देने वालों, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा साहब, मजा आ जाएगा आपको, सुनना मेरी बात।
सर इन्वायरमेंट स्कैनिंग बना, इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब मार्केट को चेक करना, अपने लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। साहब आप बाहर निकलेंगे और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आइडेंटिफाई करेंगे। कई बार होता है लड़कों के साथ खास करके होता है कि वो दोस्त रहते हैं उनके साहब, ध्यान से सुनना, वो दोस्त वगैरह चाय वगैरह पीने जाते हैं और वो ना 10 मिनट वहीं बैठे रहते हैं और देखते साहब ये चाय वाला कितना कमा रहा होगा, ये चाय के बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी है। पर सर थ्रेट क्या है कि कल करके एक नया चाय वाला भी आ जाए। सर अपॉर्चुनिटी तो ये है कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। सर थ्रेट ये है कि घर वाले अलाउ भी नहीं करेंगे। तो क्या कर रहे थे आप, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर रहे थे, आपने एक्ट किया क्या, नहीं, पर सर स्कैनिंग जरूरी है। ठीक है सर इसके अंदर 4 पार्ट आते हैं, स्कैनिंग कैसे कैसे करी जाती है, कैसे करते हैं स्कैनिंग, ये भी सवाल आएगा सर। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग समझ गया, यानी कि सर मार्केट में जाओ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ढूंढ के लाओ। स्कैनिंग मतलब मार्केट में जाओ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ढूंढ के लाओ। सर कैसे करेंगे, सबसे पहले इवेंट्स देखेंगे। बहुत सटीक एग्जांपल दे रहा हूं सर, कोरोना आने वाला था, अगर आप 1 लाख मास्क या 2 लाख मास्क या 5 लाख मास्क ऑर्डर करके रख लेते, 2-2 रुपए के मास्क आ रहे थे, 10 लाख मास्क आपने ऑर्डर कर लिए होते तो 20 लाख के आते, 20-20 रुपए में बिक रहे थे सर, 40 लाख कमा लिए होते, 2 लाख के 40 लाख। यानी आप इवेंट को चेक करो। स्कैनिंग करते समय क्या करना चाहिए बेटा, स्कैनिंग करते टाइम आपको इवेंट को चेक करना चाहिए कि भैया कल करके मैं सोच रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं प्रेस्टीज पॉइंट पे एक रेस्टोरेंट डाल दूं, पर भैया इवेंट ही परमिट नहीं कर रहा, अरे बच्चा ही नहीं है वहां पे, तू करेगा क्या डाल के। सर मेरे को इंटरनल न्यूज आ गई कि प्रेस्टीज पॉइंट रीओपन होने वाला है, सर सबसे पहले मैं चला जाऊंगा वहां पे रेस्टोरेंट डालने, क्या है, मैंने इवेंट को स्कैन किया। फिर सर ट्रेंड के बेसिस पर भी अपन जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल है सर, पिछले 10 आईपीएल से आरसीबी हारते आ रही है, ट्रेंड क्या बोल रहा है सर, ट्रेंड बोल रहा है आरसीबी हारेगी। अरे सर रियलिटी में कुछ और हो सकता है, लेकिन ट्रेंड क्या बोल रहा है सर, ये होगा। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की 5 मैच की टेस्ट सीरीज है या फिर वनडे इंटरनेशनल है उनका, तो साहब 5 में से 4 मैच जिम्बाब्वे बुरी तरीके से हारा है। सर ट्रेंड क्या बोलता है कि अगला मैच भी हारेगा। समझ में आ रहा है सर, ट्रेंड के बेसिस पर भी आप जजमेंट बना सकते हो। नेक्स्ट है इश्यूज। सर मेरी लोकल एरिया है ना, लोकल जो सोसाइटी है वहां से मार्केट कम से कम 13 किलोमीटर दूर है, तो सर इशू क्या है लोगों को कि भैया ताजी सब्जियां घर के नीचे नहीं मिलती, तो भैया किसी ने अपना स्टोर ओपन कर दिया। चेक करिए बेटा, इसने अपना स्टोर ओपन कर दिया तो भैया कमाएगा ये, पर वही अगर इसने क्राउडेड एरिया के अंदर ओपन किया तो शायद नहीं कमा पाएगा। तो क्या क्या चेक किया जाता है, सबसे पहले इश्यूज देखे जाते हैं, इवेंट्स देखे जाते हैं, ट्रेंड्स देखा जाता है, और सर एक्सपेक्टेशन मतलब मार्केट हमसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। बेटा आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करूंगा तो ही मैं मार्केट में ग्रो करूंगा। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी सर, इकोनॉमिक्स और बीसीके का टेंशन आपने संभाल लिया, बाकी सब्जेक्ट क्या, ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेंगे तभी तो ग्रो होंगे। तो सर इन्वायरमेंट स्कैनिंग में क्या करते हैं सर, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ढूंढने के लिए। कैसे ढूंढते हैं सर, इवेंट्स ढूंढते हैं, क्या मेरे लायक कोई इवेंट है, कोई इशू है क्या किसी को, सर ऐसे भी हो सकता है। ट्रेंड देखते हैं कि भैया इस एरिया के अंदर मोबाइल की शॉप जितनी भी डाल रहे सारी की सारी हिट हो रही है, सर ट्रेंड है कि यहाँ मोबाइल की शॉप डाल देंगे चल जाएगी। सर एक्सपेक्टेशन है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी करो, मार्केट जीत जाओगे तुम। सर तो बेटा कल मतलब मंडे को चैप्टर कंप्लीट